नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शरद पवार को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। कारण चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को ही असली एनसीपी मान लिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि तमाम सबूतों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि अजीत पवार गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने का अधिकार है। लोकसभा चुनाव में अब बस कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही राजनीति सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इस बीच महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के सुर भी बदलते दिख रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वो कभी प्रधानमंत्री के दुश्मन नहीं थे और ना ही हैं। उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद चर्चा है कि क्या महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है? क्या महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन में फूट हो जाएगी? उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले या प्रवेश करने की योजना बनाने वाले व्यक्तियों को जिला प्रशासन की साइट पर खुद को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसा न करने पर जेल भेजा जा सकता है। इस पर लोगों का कहना है कि राज्य सरकार अब उसके बेडरूम के अंदर आ चुकी है। आपको रजिस्टर कराने की जरूरत है। आप किसे प्यार करते हैं, आप कहाँ प्यार करते हैं, आपने कब प्यार करना शुरू किया, कब प्यार खत्म हुआ, ये राज्य द्वारा स्वीकृत मोरल पुलिसिंग है। इसके अलावा साथ में रहने की इच्छा रखने वाले 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए माता पिता की सहमति आवश्यक होगी। ऐसे रिश्तों का अनिवार्य पंजीकरण उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो उत्तराखंड के निवासी हैं और राज्य के बाहर लिव इन रिलेशनशिप में हैं। रजिस्टर्ड लिव इन रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए भी एक फॉर्म भरकर लिखित बयान की आवश्यकता होगी, जिसकी पुलिस जांच भी कर सकती है। यदि रजिस्ट्रार को लगता है कि संबंध समाप्त करने का कारण गलत या संदिग्ध है तो 21 वर्ष से कम आयु वालों के माता पिता या अभिभावकों को सूचित किया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप की घोषणा को छिपाना या गलत जानकारी देने पर किसी भी व्यक्ति को 3 महीने की जेल, 25,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। जो कोई भी लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर कराने में विफल रहता है उसे अधिकतम 6 महीने की जेल, 25,000 रुपए का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि रजिस्ट्रेशन में 1 महीने से भी कम की देरी पर 3 महीने तक की जेल, 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया है। इसे लेकर कांग्रेस सदन में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि केंद्र सरकार उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य को टोकनिज्म के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा सीएम और सरकार इस बिल को पारित कराने के लिए काफी उत्सुक हैं। संसदीय विधि विधान और परंपराओं का पालन नहीं किया जा रहा है। सत्र को बढ़ाया गया है लेकिन इसमें नियमों के आधार पर कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि कहा जा रहा है कि ये ड्राफ्ट पेश होगा, इसे पारित करना है। ड्राफ्ट उपलब्ध नहीं है, ना मीडिया में है ना हमारे पास है। आप उस पर तत्काल चर्चा चाह रहे हैं। 700-800 पन्नों का ड्राफ्ट है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार से मेरा सवाल है कि आपने उत्तराखंड जैसे छोटे और संवेदनशील राज्य को यूसीसी के लिए क्यों इस्तेमाल किया? ये टोकनिज्म किया जा रहा है। अगर यूसीसी लाना था तो केंद्र सरकार लेकर आती। बता दें, इस ड्राफ्ट में बहुविवाह पर रोक लगाने और सभी धर्मों में शांति की न्यूनतम उम्र समान करने जैसे सुझाव दिए गए हैं। हालांकि जनजातीय समुदायों को इससे बाहर रखा गया है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम कभी कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं, कभी कहते हैं कि देश में सिर्फ 2 जातियां हैं, अमीर और गरीब। तो पहले ये बताइए कि देश में जातियां हैं या नहीं हैं? राहुल ने कहा कि देश में करीब 8% आदिवासी, 15% दलित, 50% के करीब ओबीसी वर्ग के लोग हैं। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी जातिगत जनगणना करवाइए, डरिए मत। राहुल ने कहा कि उनको पता तो होना चाहिए कि वो कितने हैं, वैसे ही उनकी भागीदारी हो जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि ममता बनर्जी अभी भी विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा हैं। राहुल गांधी ने मंगलवार को झारखंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में ये कहा। उन्होंने कहा अगर आप ममता जी के बयानों को देखें तो पाएंगे वो अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। इंडिया अलायंस के दूसरे सदस्यों में ज्यादातर गठबंधन का हिस्सा हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा वादा किया है। उन्होंने रांची में कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर देश भर में जाति जनगणना कराई जाएगी और आरक्षण पर लगी 50% की लिमिट को खत्म कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जब जाति जनगणना की मांग उठी और ओबीसी और दलितों और आदिवासियों को अधिकार देने का समय आया तो प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई जाति नहीं है, लेकिन जब वोट लेने का समय आता है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आते आते राजनीति भी जोर पकड़ने लगी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है।
इस बीच बीजेपी ने एक वीडियो शेयर कर आरोप लगाया कि राहुल गांधी एक कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे और जब उसने नहीं खाया तो राहुल गांधी ने वही बिस्किट अपने कार्यकर्ता को दे दिया। इसको लेकर जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैंने कुत्ते और मालिक को बुलाया था, कुत्ता घबराया हुआ था, कांप रहा था। जब मैंने उसे खिलाने की कोशिश की, कुत्ता डर गया, इसलिए मैंने कुत्ते के मालिक को बिस्किट दिए और कुत्ते ने उसके हाथ से बिस्किट खा लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या समस्या है। जब उनसे बीजेपी के इस आरोप के बारे में पूछा गया कि वो आदमी कांग्रेस कार्यकर्ता था तो उन्होंने कहा, नहीं, वो कांग्रेस कार्यकर्ता कहाँ था। मैं कुत्तों के प्रति बीजेपी के गुस्से को समझ नहीं पा रहा हूँ। कुत्ते ने उनका क्या बिगाड़ा है। बीजेपी राहुल गांधी के द्वारा कुत्ते को बिस्किट की वीडियो के वायरल करने में लगी हुई है। अमित मालवीय से लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा तक इसको ट्वीट कर रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बीजेपी पर पलटवार कर दिया। राहुल गांधी के जवाब देते हुए वीडियो को कांग्रेस नेता सुप्रिया सुलेह ने ट्वीट किया है और लिखा है कि 56 सेकंड में फर्जी 56 इंच वाले की पूरी फौज परास्त। साथ ही राहुल गांधी के जवाब को लिखा है कि बीजेपी वालों को कुत्ते से क्या ऑब्सेशन है, कुत्तों ने क्या बिगाड़ा है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली जा रही पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को निमंत्रण भेजा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को 16 फरवरी को यात्रा के उत्तर प्रदेश पहुंचने पर उसमें शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है। पीएम मोदी ने दावा कर दिया है कि बीजेपी 370 सीटें जीतेगी और एनडीए 400 के पार जाएगी। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक अब राजनीति में किसी भी स्थिति को नकारा नहीं जा सकता। ये भी कहना गलत होगा कि एनडीए 400 पार नहीं जा सकती, लेकिन नारे और आंकड़ों वाली हकीकत में अंतर होता है। इसी वजह से सभी के मन में सिर्फ एक सवाल चल रहा है, क्या सही में एनडीए इस बार के लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें पा सकती है, या पीएम मोदी द्वारा दिया गया नारा सिर्फ और सिर्फ पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए था। अब अगर इस 400 सीटों वाले टारगेट को डिकोड करने की कोशिश की जाए तो पता चलता है कि वर्तमान स्थिति में तो वहां तक पहुंचना एनडीए के लिए काफी मुश्किल है। वहीं जो बीजेपी अपने के लिए 303 से 370 सीटों तक पहुंचने की बात कर रही है, वहां सवाल भी उठता है कि आखिर 67 अधिक सीटें कहां से जोड़ी जाएंगी। वर्तमान में अगर बात केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हो तो यहाँ से ही लोकसभा की 118 सीटें निकलती हैं। बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीटें हैं, वो भी सारी तेलंगाना से आई हैं। इसका मतलब साफ है, अगर पार्टी का ग्राफ बीजेपी को बढ़ाना है तो उसे हर कीमत पर दक्षिण में बड़ी सेंधमारी करनी होगी। बीजेपी और एनडीए के लिए एक मुश्किल ये भी बनी हुई है कि वो उत्तर भारत में अपना एक तरह से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुकी है। अगर पूरे उत्तर भारत की बात करें तो 320 सीटों में से बीजेपी ने 233 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब अगर ये बोल दिया जाए कि इस बार कोई बड़ा चमत्कार करते हुए पार्टी सारी 320 सीटें जीत जाएगी, ऐसा नहीं लगता। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां से 48 सीटें निकलती हैं। पिछली बार बीजेपी अपने दम पर 23 सीटें जीत पाई थी। वहीं कई सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ में जीती थी। इसी वजह से आंकड़ा 40 के पार गया था। लेकिन जब राज्य में शिवसेना ही टूट चुकी है, उद्धव ठाकरे अलग हैं और बीजेपी के पास एकनाथ शिंदे का साथ है, ऐसे में कितनी सीटें बढ़ा पाते हैं, ये बड़ा सवाल चल रहा है। इसी तरह देश का जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां से 80 सीटें आती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 62 अपने नाम की थी, लेकिन अगर 370 तक या 400 तक पहुंचना है तो पार्टी को अपनी इस टैली में 10 से 12 सीटें तो और जोड़नी ही होंगी। वैसे भी जब बात प्रचंड बहुमत की हो रही है तो एक सीट भी मायने रहने वाली है। वैसे बीजेपी के लिए तो रहा ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी कोई खास मजबूत नहीं चल रही है। किसी बहुत बड़े उलटफेर की संभावना भी अभी तक तो दिखाई नहीं दे रही है। बात अगर ओडिशा की हो तो यहाँ से लोकसभा की 21 सीटें निकलती हैं। बीजेपी को यहाँ से 8 पर जीत मिली थी। इस बार वो कितना आंकड़ा यहाँ पर बढ़ा सकती है, इसी को लेकर सवाल है। जितना आक्रामक बीजेपी बंगाल में ममता के खिलाफ दिखती है, वो रवैया ओडिशा में आकर नरम पड़ जाता है। पीएम मोदी भी कई मौकों पर सीएम नवीन पटनायक की तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए यहाँ से और ज्यादा सीटें निकालना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। वहीं दक्षिण भारत में बीजेपी के खिलाफ लहर बन रही है और अगर दक्षिण में बीजेपी के खिलाफ लहर चुनाव तक और बढ़ जाती है तो बीजेपी को लेने के देने पड़ सकते हैं। पीएम मोदी ने दावा कर दिया है कि बीजेपी 2024 के चुनाव में 370 सीटें ला रही है और एनडीए 400 सीटें पार कर रहा है। इसको लेकर विपक्ष ने बयान देने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने मोदी के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि अब चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अब चुनाव की कोई जरूरत नहीं, उन्हें पहले ही 400 सीटें मिल चुकी हैं, तो चुनाव का क्या मतलब है। लोकतंत्र में सब कुछ जनता तय करती है।
हमें पूरा विश्वास है कि देश की जनता इस तानाशाही सरकार को बदलने और हटाने का फैसला करेगी। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ईवीएम में कुछ रहस्य छिपा हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और एनडीए की जीत के दावे पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और सांसद मनोज कुमार झा ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पूछा कि आखिर उनके दावे का आधार क्या है। आरजेडी नेता ने पूछा कि क्या ईवीएम को सेट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि वो कहते हैं कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में 370 सीटें जीतेगी और एनडीए 400 से ज्यादा होगी, क्या इसका मतलब ईवीएम सेट है? जब एक तय संख्या बताते हैं तो शक पैदा होता है। बता दें, पीएम मोदी ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए पार्टी को 370 सीटें मिलने का दावा किया था। नेहरू को लेकर पीएम मोदी के बयान की कांग्रेस निंदा कर रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि भारतीय चेतना के अभिभावक पंडित नेहरू क्या भारतीयों को आलसी मानते थे? कल लोकतंत्र के मंदिर संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ठीक यही आरोप पंडित नेहरू पर लगाया। क्या इसमें जरा सा भी सच्चाई है? कुछ भी सोचने से पहले पंडित नेहरू का वो भाषण पढ़े और सुन लीजिए। यहीं से मोदी जी कोट कर रहे हैं। 15 अगस्त 1959 को उन्होंने कहा था, जब तक हिंदुस्तान के लाखों गांव नहीं जागते, आगे नहीं बढ़ते, तो सिर्फ बड़े शहर हिंदुस्तान को आगे नहीं ले जाएंगे। वे बढ़ेंगे अपनी कोशिश से, अपनी हिम्मत से, अपने ऊपर भरोसा करके। हमारे लोग अपने ऊपर भरोसा करना भूलकर समझते हैं कि और लोग मदद करें। मैं चाहता हूं कि लोग बागडोर अपने हाथों में ले लें। तरक्की नापने का एक ही गज है कि कैसे हिंदुस्तान के 40 करोड़ आगे बढ़ते हैं। कौम अपनी मेहनत से आगे बढ़ती है। जो मुल्क खुशहाल हैं वो अपनी मेहनत और अक्ल से आगे बढ़े हैं। हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी मेहनत करने की आदत आमतौर से नहीं हुई है। हम भी मेहनत और अक्ल से बढ़ सकते हैं। इंसान की मेहनत से सारी दुनिया की दौलत पैदा होती है। जमीन पर किसान काम करता है या कारखाने में कारीगर उनसे काम चलाता है। कुछ बड़े अफसर दफ्तर में बैठकर दौलत पैदा नहीं करते। दौलत मेहनतकश लोगों की मेहनत से पैदा होती है, तो हमें अपनी मेहनत को बढ़ाना है। प्रियंका ने कहा कि आज़ादी के बाद हमारे करोड़ों लोगों के सामने पेट भरने की चुनौती थी। अंग्रेजों की गुलामी, लूट और शोषण ने देश को खोखला कर दिया था। अकाल और भुखमरी से लाखों मौतें हुई थी। ऐसे मुल्क का प्रधानमंत्री अपनी जनता से कहे कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, जी तोड़ मेहनत करनी है, विकसित मुल्कों का मुकाबला करना है, क्या ये गुनाह है? नए आज़ाद हुए मुल्क का प्रधानमंत्री अपनी जनता को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करे तो क्या ये जनता का अपमान है? प्रियंका ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री के भाषण की कुछ पंक्तियां लेकर गलत तरीके से पेश करना शर्मनाक तो है ही, इससे ये भी पता चलता है कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण के ऐतिहासिक संघर्षों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी, भाजपा और आरएसएस के मन में कितनी कटुता भरी है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वो किसी एक लाइन वक्तव्य, कार्यक्रम, निर्णय को विकृत करके पेश करेंगे और हम उसकी सफाई देंगे। बात यह है कि सत्ता और देश की मीडिया के शीर्ष पर बैठे मोदी जी जब ऐसी हरकत करते हैं तो क्या ये उनको उनके पद की गरिमा को शोभा देती है या उनसे ये उम्मीद करना बेईमानी है? कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को पीएम मोदी पर गहरी असुरक्षाओं और हीन भावना से ग्रस्त होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री कल लोकसभा में बिल्कुल बेतुकी और बकवास बातें करते रहे। सदन में उनका यह सबसे निम्न स्तर था। आज राज्यसभा में भी वो निस्संदेह इसे दोहराएंगे। वो गहरी असुरक्षाओं और हीन भावना से ग्रस्त हैं। इसी वजह से वो नेहरू पर सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि बेहद घटिया ढंग से व्यक्तिगत हमले भी करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर पीएम मोदी की तीखी टिप्पणी के एक दिन बाद जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने कभी ऐसा नहीं किया। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम आजकल कांग्रेस पार्टी की काफी आलोचना करते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों में वो पीएम मोदी से भी मिल चुके हैं। इस बीच अब उन्होंने कहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया अब वास्तविकता में मौजूद नहीं है। कृष्णम ने कहा कि गठबंधन अपने जन्म के तुरंत बाद कई बीमारियों से ग्रस्त हो गया और उसके बाद उसे वेंटिलेटर पर जाना पड़ा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला पलटने का जिक्र करते हुए प्रमोद कृष्णम ने कहा, जदयू नेता ने गठबंधन का अंतिम संस्कार पटना में कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस को बड़ा झटका लगा है। पेदापल्ली से उसके सांसद वी वेंकटेश नेता मंगलवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी के सूत्रों ने बताया है कि वेंकटेश अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव केसी वेणुगोपाल, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और अन्य नेताओं की मौजूदगी में दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हो गए। मंगलवार को ईडी की टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव, आम आदमी पार्टी के सांसद एनडी गुप्ता सहित 10 जगहों पर छापेमारी कर रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीते 2 साल से उनके नेताओं को तथाकथित शराब घोटाले के नाम पर परेशान किया जा रहा है।
इस पूरे मामले पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा है कि ईडी को लोगों की भर्ती करनी चाहिए ताकि विपक्ष के हर नेता के यहाँ छापे मारे जा सकें। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी पर फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि टैक्स पेयर का पैसा लगातार विदेश यात्रा पर खर्च करने वाले मोदी ने कल संसद में चीन, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल आदि से भारत माता को मिल रही मार का जिक्र तक नहीं किया। विश्व गुरु हैं या वॉश आउट गुरु हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया है। हालांकि कुछ दिनों के सियासी संकट के बाद राज्य में एक बार फिर उनके गठबंधन की सरकार बन गई है और मुख्यमंत्री बने चंपाई सोरेन सरकार ने विधानसभा में बहुमत भी साबित कर दिया है। इसके बाद हेमंत सोरेन ने एक भावुक करने वाली स्पीच दी। इसको लेकर आज सामना के संपादकीय में हेमंत सोरेन को लेकर सलाह दी गई है कि वो ना दुखी हो ना ही रोएं। सामना में पूर्व सीएम की तारीफ में लिखा गया है कि हर कोई नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे या फिर अजित पवार की तरह नहीं होता है, कुछ हेमंत सोरेन की तरह स्वाभिमानी भी होते हैं। इसमें कहा गया है कि हेमंत सोरेन के रवैये से पीएम मोदी और अमित शाह को भी इस बात का एहसास हो गया है। सामना में कहा गया है कि महज 7 एकड़ के जमीन सौदे को लेकर मोदी शाह ने हेमंत सोरेन को ईडी से राजभवन में ही गिरफ्तार करवा दिया। बीजेपी को उम्मीद थी कि विधायक टूटेंगे और सरकार गिर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके अलावा संपादकीय में कहा गया है कि महाराष्ट्र में 40+40 घाती विधायकों को इन आदिवासी विधायकों से सीखना चाहिए। उन्होंने बदले की राजनीति को जोरदार भाषणों के जरिए चुनौती दे दी। संजय सिंह को सांसद के रूप में शपथ लेने संसद जाने की फिर से अनुमति मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को आप नेता संजय सिंह को दूसरी बार पुलिस हिरासत में संसद जाने और राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की इजाजत दे दी है। वो 8 या 9 फरवरी को संसद जा सकते हैं। इससे पहले भी अदालत ने उन्हें संसद जाकर शपथ लेने की इजाजत दी थी और वो संसद भी पहुंचे थे, लेकिन राज्यसभा में उनको शपथ लेने की अनुमति नहीं मिली। इसको लेकर आपने सभापति पर कई तरह के आरोप भी लगाए। वाराणसी जिला कोर्ट 15 फरवरी को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर अन्य बंद तहखानों का सर्वे कराने के लिए एएसआई को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में बताया गया है कि ज्ञानवापी में अभी 2 तहखाने बंद पड़े हैं। इनके दरवाजे को पत्थरों से बंद कर दिया गया है, जिनका सर्वे नहीं हो पाया है। ऐसे में इन 2 तहखानों में एएसआई सर्वे से और भी साक्ष्य मिल सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थन से नवाज शरीफ के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली महिला प्रत्याशी पर मंगलवार को आतंकवाद से जुड़े मामले में आरोप तय किए गए हैं। जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी के नेताओं और समर्थकों पर पंजाब प्रशासन की कार्रवाई के बीच ये मामला सामने आया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें इमरान खान की पार्टी के चुनाव चिन्ह बैट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता 8 फरवरी को होने जा रहे आम चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।